तो आज हम लोग बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी में जो इससे प्रीवियस में जो भी पूछा गया है सिंधु घाटी से संबंधित जितना भी क्वेश्चन, सभी का सभी क्वेश्चन थे। आप सभी को पता होगा कि रेलवे में सिंधु घाटी सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, सब एग्जाम में एक दो क्वेश्चन से पूछता है। तो अगर आप उसको करने के लिए बैठिएगा तो आपको करने में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन हम सबका एक शॉर्ट नोट बनाए हुए हैं और धीरे धीरे करके जितना भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रेलवे के लिए सारा टॉपिक का बारी से एक एक छोटा छोटा वीडियो में कंप्लीट करवा देंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा। आप लोग देखिए है क्या, जो ये जो है हिस्ट्री भी है, एक अथाह समुद्र है, जितने इसके अंदर जाते चलिएगा उतना ये और ये दिक्कत करते रहेगा। तो उससे बढ़िया क्यों नहीं एक हम आपको अच्छा से बता दें, एक ही बार में आप लोग का सारा क्वेश्चन दूर हो जाएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन से बोलता है 4 वेदों को, हम सभी को पता है जो वेद कितने हैं, तो वेद की संख्या होती है 4, ठीक है, वेद संख्या 4 होती है। और चारों वेद को क्या बोला जाता है संयुक्त रूप से, ये क्वेश्चन पूछता है। चारों वेद को संयुक्त रूप से संहिता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संहिता। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट भी धीरे धीरे करते रहिएगा, वो भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब आता है ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या बोला जाता है, तो ऋग्वेद को जो पढ़ता है उसके ऋषि को होर्त कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन भी करते रहिएगा साथ साथ में। ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होर्त कहते हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका वर्णन है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में बहुत सारे ऋग्वेद मंडल है, तीसरे मंडल में सावित्री का वर्णन है। सावित्री का जो जिसमें इसी में जो है तीसरे मंडल में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख है। अब बोलेगा जो गायत्री मंत्र का किससे है रिलेटेड, तो सावित्री से है गायत्री मंत्र का। 9वें मंडल में सोम और ऋग्वेद के 8वें मंडल में खील। ऋग्वेद के 8वें मंडल में क्या होगा आपका, खील हो जाएगा। ये सब आप लोग देख लीजिएगा। ऋग्वेद का ऋग्वेद तीसरे मंडल सावित्री गायत्री मंत्र से उल्लेखित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम से, 8वां मंडल खील, जो एकमात्र जो है ये हस्तलिखित है। हस्तलिखित कौन सा है, तो यही आपका एक हस्तलिखित है 8वां मंडल। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। एक बुक है जो बहुत बार पूछा जाता है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडियन, किसने लिखा है, तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा है वेंसेट ऑर्थर के द्वारा बुक लिखा गया है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसके बाद देखिए इसे ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को बोलते थे होर्त। इसमें है यजुर्वेद को पाठ करता क्या बोलते हैं, अदरव्यू बोलते हैं किसको, यजुर्वेद के पाठ करने वाले को। अब नेक्स्ट आते हैं सामवेद के पाठ करता क्या बोलते हैं, उद्रात। सामवेद की बोलते हैं उद्रात। अब देखिए इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है जो कौन सी शाखा ऋग्वेद से जुड़ी हुई एकमात्र जीवित शाखा है, तो कौन सी शाखा है, साकाल शाखा। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र शाखा है। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। अब देखिए ये सभी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये इसका है ब्राह्मण ग्रंथ। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा होता है, ऐत्रेय या कौशिकी। यजुर्वेद का तैत्रेय या शतपथ। सामवेद का पंचविश, अथर्ववेद का गोपथ। जितने भी हम बता रहे हैं ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। ये समझिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आप लोग का रिवाइज हो रहा है। उसके बाद देखिए पुराणों की संख्या कितनी है, 18। पुराणों की संख्या कितनी है, 18। उपनिषद की संख्या 108। अब देखिए बोलेगा जो किस में चारों आश्रम का उल्लेख किया गया है, तो आश्रम का उल्लेख किया गया है जाबलोपनिषद में। किसमें किया गया है, जाबलोपनिषद में किया गया है। किसका उल्लेख, चारों आश्रम का। चारों आश्रम का उल्लेख कहा गया है, कहाँ किया गया है, जाबलोपनिषद में। वेदांग की संख्या कितनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बोलेगा जो वेदांग की संख्या कितनी है, तो वेदांग की संख्या 6 है। वेद की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6। अब क्या सब है उसमें, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये सभी उसकी संख्या है 6। उसके बाद देखिए सूत्रों में जो भी सूत्र होता है, सूत्रों में सबसे प्राचीन सूत्र कौन सा है, तो गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन धर्म सूत्र है। उसके बाद पुराण की रचयिता कौन है, तो पुराण की रचयिता है लोमहर्ष एवं उसके पुत्र उग्रसर्वा और लोमहर्ष, ये इसके रचयिता है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। बोले सबसे पुराना पुराण कौन सा है, सबसे पुराना है मत्स्य पुराण। उसके बाद जातक एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। जातक में बौद्ध की पुनर्जन्म की कहानी कही गई है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है बहुत बार, आप लोग विजिट मारते होंगे, देखते होंगे। जो बोलता है जातक में किसका उल्लेख है, तो जातक में है बौद्ध धर्म का। पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, जातक किससे रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से। उसके बाद इसमें क्या वर्णन किया गया है, तो पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। किसकी कहानी वर्णित है, पुनर्जन्म की। बात है हम लोग नेक्स्ट, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन है, तो इसमें चलते हैं हीनयान और महायान, दो ठो था। अब हीनयान का प्रमुख ग्रंथ होता है कथावस्तु। हीनयान का कौन सा है प्रमुख वस्तु, कथावस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन का वर्णन मिलता है। अब इसमें बोलता है
बौद्ध धर्म जो है 2 भाग में बट गया था। एक तो बट गया था हीनयान, एक तो बट गया था महायान। अब हीनयान का जो प्रमुख ग्रंथ है, इंपॉर्टेंट पहले ये याद रखिएगा, कथा वस्तु किसका धर्म है, तो बौद्ध धर्म का, और इसी में गौतम बुद्ध के जीवन का वर्णन मिलता है। अब देखिए, जैसे इसमें कथा वस्तु है, उस तरह जैन धर्म में क्या है, कल्पसूत्र। तो कल्पसूत्र किससे रिलेटेड है, जैन धर्म से, और कथा वस्तु किससे रिलेटेड है, वो है बौद्ध धर्म से। अब ये और इम्पोर्टेंट एक आता है, चचनामा के लेखक कौन है, तो अली अहमद चचनामा के लेखक है। अष्टाध्यायी कौन लिखे हैं, अष्टाध्यायी लिखे हैं पाणिनि, और अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया। लिपि शब्द का प्रयोग कब किया गया है, पहली बार, तो अष्टाध्यायी में। तो उसके बाद देखिए, गार्गी संहिता कौन लिखे हैं, तो गार्गी संहिता लिखे हैं कात्यायन, जो एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर बुक आता है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका किसने लिखा है, हेरोडोटस ने, जिसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है। उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट क्या आता है, ये पूछ देता है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग भी देखते ही होंगे, जो किसके दरबार में कौन आया था। तो यहाँ पे देखिए, डायमेकस, सबसे पहले डायमेकस किसका राजदूत था, तो अंत्योकस का राजदूत था। किसके दरबार में आया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिंदुसार। तो डायमेकस बोलेगा तो बिंदुसार के। और एक और देखिए, इसमें कंफ्यूजन इसीलिए होता है, डायोनोसियस आया था अशोक के दरबार में, डायोनोसियस आया था अशोक के दरबार में, और डायमेकस आया था बिंदुसार। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें। डायमेकस बोलेगा तो बिंदुसार, और डायनोसिस बोलेगा, डायनोसियस है, डायनोसियस को समझिए, डायनोसिस मतलब क्या होता है, जिसका इलाज होता है। तो अशोक बहुत इलाज किया था सबका, और राजवेद सबको भी भेजा था, तो इससे याद किए हैं, डायनोसियस अशोक, और डायमेकस हो गया आपका बिंदुसार। उसके बाद चलिए नेक्स्ट आइए, उसी में अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। जितने भी ये क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर पूछा गया, और इससे बाहर एग्जाम में लगभग नहीं जाएगा। अब आइए, सीयूकी किसने लिखा है, तो हेनसांग ने लिखा है क्या, सीयूकी। इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार पूछा गया है। हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति कौन थे। जब हेनसांग आए थे भारत में नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण करने के लिए, तो उस समय उसके कुलपति कौन थे, तो शीलभद्र थे। उसके बाद बुक है, एक इम्पोर्टेंट बुक है, तहकीक-ए-हिंद। तो तहकीक-ए-हिंद जो है वो बुक कौन लिखे हैं, तो तहकीक-ए-हिंद लिखे हैं अल-बरूनी, जो किसके साथ भारत आया था, गजनवी के समय, मोहम्मद गजनवी के समय में भारत आया था। कौन, अल-बरूनी। कौन सा बुक लिखा है, तहकीक-ए-हिंद। इंपॉर्टेंट है ये तहकीक-ए-हिंद बुक। उसके बाद रहला किसने लिखा है, इब्न बतूता। पूछता है तहकीक-ए-हिंद, तो तहकीक अल-बरूनी, रहला इब्न बतूता। उसके बाद MBT, इसका फुल फॉर्म होता है MBT, लेकिन उसे बोलेंगे मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बनाया। तो किसने काजी बनाया था, तो MBT, इसको शॉर्ट फॉर्म में MBT, फुल फॉर्म है मोहम्मद बिन तुगलक। अब एक बुक है कंग्यूर एंड तंग्यूर, कौन लिखा है, तारानाथ। कंग्यूर तंग्यूर कौन लिखा है, तारानाथ। उसके बाद आता है सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ है, तो सर्वप्रथम भारतवर्ष का लेख हाथी गुफा अभिलेख में हुआ है। हाथी गुफा का अभिलेख में क्या हुआ है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख हुआ है। उसके बाद देखिए, अब आविष्कार पे आते हैं। आग का आविष्कार कब हुआ था, सबसे पहले हम लोग आते हैं, अब आग का आविष्कार कब हुआ था। ये जितने भी है सब आविष्कार से रिलेटेड है, ठीक। तो इसमें देखिए, आग का आविष्कार पुरापाषाण काल, पहले मतलब पुरापाषाण, पहले काल में आग का आविष्कार। पहिया, तो नया समय आएगा तो पहिया आएगा। सबसे पहले तांबा का प्रयोग हुआ था औजार बनाने के लिए। सबसे पहले क्या बना था, कुल्हाड़ी। कृषि का आविष्कार कब हुआ, नवपाषाण काल में। अब पहिया आएगा तभी ना कृषि का आएगा। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है, तो मेहरगढ़ से कृषि का प्रमाण मिलता है। और इसी में है कोल्डिवा से चावल का संबंध है। कोल्डिवा से किससे संबंध है, तो चावल का संबंध किससे है, कोल्डिवा से, ठीक है। अब आते हैं, अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का ये कुछ निरूपण है। इसको सिंधु घाटी सभ्यता समझिए आप, मिडिल को। ऊपर में है मांदा, नीचे में है दैमाबाद, फिर आपका पश्चिम में है सुतकांगडोर, और फिर पूरब में है आलमगीरपुर। ये याद रखिएगा। बोलेगा अगर पूरब तो पूरब बोलेगा, अगर तो पूरब में क्या रखिएगा, पूरब में आपका आ जाएगा मांडा, जो किस नदी के किनारे है, चिनाब नदी के किनारे है। उसके बाद देखिए पश्चिम में क्या है, सुतकांगडोर, जो किस नदी किनारे है, दास नदी के किनारे। दक्षिण में क्या है, दैमाबाद, जो किस नदी किनारे है, गोदावरी नदी के किनारे। और पूरब में क्या है, आलमगीरपुर, जो किस नदी किनारे है, तो ये है आपका हिंडन नदी के किनारे। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है, जो किसकी नदी के किनारे, मांडा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, सुतकांगडोर किस नदी के किनारे, इस टाइप के क्वेश्चन। अब चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सिंधु घाटी कैसी सभ्यता थी, तो ये नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी कैसी थी, नगरीय थी। उसके बाद धोलावीरा सिंधु सभ्यता की पहली साइट है, जिससे यूनेस्को ने 2021 में सूची में शामिल किया गया। अब सिंधु घाटी की पहली कौन सी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, तो सिंधु घाटी की ऐसी कौन सी पहली थी
जिसे यूनेस्को के साइट में शामिल किया गया, तो कौन सी थी? धोलावीरा। कब किया गया शामिल? 2021 में। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति में सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजा गया। स्वतंत्रता प्राप्ति जब हो गया, मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति कहने का मतलब हुआ जब हम लोग स्वतंत्र हो गए थे और पाकिस्तान अलग हो गया था, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो खुदाई चला वो कहाँ पे हुआ था? गुजरात में। गुजरात में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदारो। मोहनजोदारो सबसे बड़ा स्थल है। लेकिन मोहनजोदारो कहाँ चला गया? आपका पाकिस्तान में चला गया, सिंध प्रांत में, पाकिस्तान में, पंजाब वाले में। लेकिन भारत में कौन सा है? राखी गढ़ी। अगर बोलेगा सबसे बड़ा भारत में तब राखी गढ़ी, वैसे सबसे बड़ा मोहनजोदारो। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का 2 बंदरगाह है, पहला है लोथल, दूसरा है सुतकोटदा। ठीक है, जुते, अब आता है इंपॉर्टेंट, जुते हुए खेत या नक्शादारी ईंट कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से। बहुत बार पूछता है जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिलता है, या आपका नक्शदारी ईंट का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो कालीबंगा से। उसके बाद अग्निकुंड कहाँ से मिलता है? तो अग्निकुंड आपका लोथल से भी मिला है और कालीबंगा से भी मिला है। पशुपतिनाथ की मंदिर कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदारो से मिला है, जिसमें कौन सा विराजमान है? हाथी, घोड़ा, चीता, भैंस विराजमान है। इसमें पूछ लेगा इसमें से कौन सा विराजमान नहीं है, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अब आता है नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदारो से। उसके बाद मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? लोथल और चुनहुंद्रो से। लोथल और चुनहुंद्रो से क्या मिला है हमको? मनके बनाने का कहाँ मिला है? लोथल और चुनहुंद्रो से मिला है मनके बनाने का कारखाना। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब थोड़ा सा और बच जाता है, इसमें है कुछ क्वेश्चन। तो मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ मिला है? मिट्टी से बना हल का बोलेगा तो ये बना है बनवाली से। मिट्टी से बना हल कहाँ से? बनवाली से। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले थे? लोथल से। लोथल से चावल के प्रथम साक्ष्य मिले थे। ये सभी क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिएगा पेज पे, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और इसी में से घुमा फिरा के पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए लोथल से भी और रंगपुर में भी चावल मिले थे। मेलुआ क्या सिंधु सभ्यता के लिए प्रयुक्त हुआ है? मेलुआ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना की जाती है। बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता में किसकी पूजा की जाती है? तो मातृ देवी की पूजा की जाती है। अब देखिए कालीबंगा से क्या सब मिला है? जुते हुए खेत मिले हैं कालीबंगा से और अग्नि पूजा मिले हैं कालीबंगा से। वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। अब आता है जैसे वो कौन सी सभ्यता थे? सिंधु घाटी नगरीय और वैदिक सभ्यता है ग्रामीण। दसराग युद्ध का उल्लेख किस मंडल में है? तो 7वें मंडल में है दसराग युद्ध का उल्लेख। और किस नदी के तट पे हुआ था? रावी नदी के तट पे। अब देखिए श्याम अयस्क, इसमें कंफ्यूज हो जाइएगा। तो श्याम अयस्क को क्या बोलते हैं? तो लोहा। लोहित अयस्क को तांबा। ये कन्फ्यूजन है, लोहित अयस्क को लोहा आना चाहिए आप लोग नज़र में, लेकिन लोहित अयस्क होगा तांबा सॉरी, और श्याम अयस्क होगा लोहा और लोहित अयस्क होगा तांबा। अब आते हैं ऋग्वेद में सबसे, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप लोग महाभिवियाय समझिए। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी मानी जाती है सरस्वती को। गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ है? सिर्फ 1 बार हुआ है। यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। सर्वाधिक बार सिंधु नदी का। इतना दूर में से क्वेश्चन पूछ लेता है घुमा फिरा के। ठीक, सबसे पवित्र नदी तो सरस्वती पवित्र नदी। गंगा का उल्लेख कितने बार हुआ है? 1 बार। यमुना का 3 बार। सर्वाधिक बार सिंधु नदी की। अब देखिए उत्तर वैदिक काल इंद्र के स्थान पे कौन आ गया था? पर उत्तर वैदिक काल में इंद्र के पहले कौन था? उत्तर वैदिक काल से पहले तो इंद्र। उसके बाद इंद्र की जगह पे कौन स्थान ले लिया? प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। पहली बार कब प्रयोग किया गया? उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी में। तो बोलेगा उत्तर वैदिक काल में कहाँ पर पक्की ईंटों का पहली बार प्रयोग किया गया? तो कहाँ किया गया? कौशाम्बी में पहली बार प्रयोग किया गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि आज जितने भी इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारा का सारा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिया। और इससे बाहर मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में ये इनफ है। सिंधु घाटी सभ्यता से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। आप लोग भी सेट मारते होंगे या बहुत सारे से जो लड़का तैयारी करते होंगे आप लोग देखे होंगे, जो इसी सबसे घुमा फिरा क्वेश्चन रहता है। इसी तरह से हम रोज़ एक नया टॉपिक ला के, इसके बाद जैसे अब जैन धर्म चालू करेंगे, फिर बौद्ध धर्म चालू करेंगे, फिर महाजनपद चालू करेंगे। इस तरह से सारा का सारा आप लोग को छोटा छोटा वीडियो बना के टॉपिक क्लियर करा देंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।